हो गई तैयारी 23 जुलाई की, और 23 जुलाई के लिए उन्होंने यानी माननीय राष्ट्रपति महोदया से और प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी से उन मांगों को रखा है, एक एक को चुन चुन कर रखा है, और सीधा सीधा उसके ऊपर उन्होंने जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, आपको सोचने पर विवश कर देंगे। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा 30 लाख पूर्व सैनिकों की, वीर नारियों के हक के लिए एक मांग, और एक एक मांग जो रखेगी उसके नीचे जो विवरण दिया है वो सीधा सीधा दिया गया है कि दोस्तों कहा गया है कि ये सेना है ना, ये अफसर जेसीयू जवान से मिलकर बनती है। न कि 3% अधिकारियों के हिसाब से सेना चलेगी, 97% जेसीयू जवान की अनदेखी बहुत हो गई, बहुत हो गई, अब आगे और नहीं होने दिया जाए। और जो जो गलतियां की हैं उनके लिए उन्होंने कहा है मुझे न्याय चाहिए। उन्होंने कहा है कम से कम इसकी समीक्षा करिए। माननीय रक्षा मंत्री जी मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी सुनिए, कि सिर्फ और सिर्फ 3 रिटायर्ड जज को बिठाइए, 3 महीने का समय दीजिए, और हमारे सामने हम उनके लिए ये 11 पेज का प्रस्ताव लेकर के जाएंगे। यदि इसमें से कोई भी गलत हो तो आप उसको रिजेक्ट कर दें, हमसे सवाल पूछें क्या हमारे साथ भेदभाव नहीं हुआ है, और भेदभाव हमारे लोगों ने ही किया है। सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि सेना के नाम पर जितनी वेलफेयर है वो आरओपी की बात हो, एमएसपी की बात हो, 8वें वेतन आयोग की बात हो, डिसेबिलिटी पेंशन की बात हो, रिजर्वेशन पेंशन की बात हो, प्रीमेच्योर की बात हो, सिर्फ और सिर्फ अधिकारी ने अगुवाई करके अपना फायदा देखा है और हमारे फायदे को दरकिनार किया गया है। यह बात सत्य है। उन्होंने यहां तक ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे लॉजिक रखे हैं कि आपको सुन के लगेगा एक एक लॉजिक में दम है। आज भी उन्होंने कहा है बड़ी प्रथा बंद हो जानी चाहिए, क्यों नहीं हो रही। आज भी कह रहे हैं अग्निवीरों को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने जितने जेसीयू जवान हैं, चाहे वो सेवारत हैं चाहे वो रिटायर्ड हैं, सबकी आज आंखें खोल दी हैं इस ड्राफ्ट के माध्यम से। दोस्तों इस ड्राफ्ट में आखिर क्या क्या लिखा है सारी बात आपके सामने रखूंगा। अब आपके विवेक के ऊपर है कि आप इनका समर्थन कैसे करते हो, क्योंकि इसके साथ ये ड्राफ्ट नहीं है, जमीन के ऊपर उतरेंगे। हमारे पूर्व सैनिक सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की अगुवाई में पंजाब के जितने लगभग संगठन हैं, देश के सभी संगठनों से आह्वान किया है कि आइए मनभेद और मतभेद भुला करके हमें ईमानदारी से अपने जितने पूर्व सैनिक हैं उनकी मांगों को आगे रखना है, जैसे कि हम लगातार संघर्ष करते आए पिछले 16 साल से, उन्होंने कहा है। और संघर्ष में ये नहीं किया जमीन पर किया है, लाठी खाई है, जेल गए हैं, रेल रोको आंदोलन किया है, पाकिस्तान से बस सद्भावना यात्रा को रोका है, जंतर मंतर पर 1 साल भूखे प्यासे पड़े रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमने ये मांगा है कि हमारी बात सुन लो, मानो या न मानो। आखिर कौन सी बात है, इनके लिए हम गुहार लगा रहे हैं दोस्तों। अब इन्होंने लिखा है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, आप देख सकते हो, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पूर्व सैनिक जवानों की मांगों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मांग संबंधी पत्र। निवेदन है कि हमारी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी लगातार पिछले 16 साल से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रही है। हमने 10 दिन जंतर मंतर पर भूख हड़ताल किया, हमने रामलीला मैदान पर भूख हड़ताल किया, 2 बार हमने पानी की टंकी पर चढ़कर अपने आप को अलविदा कहने के लिए पाकिस्तान से सद्भावना बस यात्रा, जंतर मंतर पर मैंने कहा कि यदि जवानों को न्याय मिलता है तो मैं पी लेता हूं और अपनी जिंदगी समाप्त कर दूंगा, लेकिन जवानों को न्याय दिया जाए। मैं ये पुरानी तस्वीर और वीडियो भी आपके पीछे जो चल रहा है वो आप देख सकते हो। यहां पर हमारे नायक हरपाल साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा 25 नवंबर 2023 को शंभू रेलवे स्टेशन पर 14 घंटे रेल रोको आंदोलन किया। 20 फरवरी 2023 से 23 मार्च 2024 तक लगातार 1 महीना 3 दिन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया। इंडिया गेट पर दर्जनों बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन महोदय आप एक बार हमारी इन मांगों को सुन तो लो। सरकार के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। जिन सैनिकों के नाम पर राजनीति की जा रही है, जिन सैनिकों को भारी लाभ देने के बड़े बड़े वादे देशवासियों को भ्रमित किया जा रहा है, वास्तव में क्या उनके साथ 2 दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। अब उन्होंने रखा है कि हमने जो पीछे 16 साल से संघर्ष किया है वो तो आपके सामने महोदय मैं रखना चाहता हूं। अब उनकी डिमांड क्या, उन्होंने कहा है डिमांड टू फ्रॉम कमेटी 3 रिटायर्ड जज। पहली है कि रिटायर्ड जज की कमेटी हो और वो हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है, अनदेखी हुई है, उन सब चीजों को 3 जो रिटायर्ड जज हैं 3 महीने में पूरा एनालिसिस करें, अध्ययन करें और केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश दें। केंद्र सरकार को लगे लागू करें, नहीं लगे न लागू करें, लेकिन सिफारिश करना और सुनना आपको पड़ेगा।
अब मैं पॉइंट्स पे आता हूं। सबसे पहला 8वां वेतन आयोग की बात की है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सीधा सीधा क्या है, अभी तक 6ठा वेतन आयोग बना, 7वां बना, 8वां बना। 6ठे वेतन आयोग से लगातार अधिकारी उसके अंदर शामिल होते हैं और लगातार अधिकारी अपने हिसाब से, चाहे एमएसपी हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, बेसिक पेंशन हो, फिटमेंट फैक्टर बनाते हैं। हमारे जवानों का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए उन्होंने कहा है कि 8वें पे कमीशन में जवानों के प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व सैनिक जवानों को प्रतिनिधित्व किया जाए। 8वें पे कमीशन में जवानों के साथ अन्याय और भेदभाव ना हो और जवानों को इंसान मिले। जैसे श्रीमान जी आपने कहा है कि 8वां वेतन आयोग जरूरी नहीं है कि रिटायर्डीज को मिले, पुराने को जरूरी नहीं है उनको डीए लगातार मिलता रहे। उन्होंने कहा है यदि ऐसा करना, ऐसा यदि आपने किया तो इसका उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन होगा इस देश के अंदर। यानी देर है, मतलब हम जब तक सहन कर रहे हैं, लेकिन इन बातों को जल्दी आप विराम लगा दीजिए कि पूर्व सैनिक हों या पूर्व पेंशनर हों, उनको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा और उनके डीआर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यदि ऐसा होता है तो फिर आपके सामने उस तरीके का प्रदर्शन होगा कि शायद दुनिया के इतिहास में बड़ा प्रदर्शन हो। यह 8वें वेतन आयोग कर को सुझाव और चेतावनी दोनों दे दी। अब मैं बात करूंगा विडो पेंशन की। हाँ जी दोस्तों, विडो पेंशन श्रीमान जी केंद्र सरकार द्वारा सेना के जवान या विधवाओं के पेंशन में सुधार की जितनी कमेटी बनाई गई उसमें सबसे ज्यादा अधिकारियों ने अपने हिसाब से लाभ लिया। यानी एक अधिकारी की बीबी यदि विधवा होती तो उसको इतने % लाभ मिलेगा और जवान की कितना। उन्होंने एक अनुपातिक डाटा पेश किया। उन्होंने कहा है कि 2006 में एक टीएस कर्नल जिसकी 5,880 विडो पेंशन थी और जवान की थी 3,500, 3,500, 5,880 और 3,500 बढ़कर के कितना हुआ, 5,880 बढ़कर 68,475, 68,465 हो गया। और जो 35,000 वाला था वो 12,893 पर ही पहुंचा। यानी इनकी 959% लगभग 1,000% बढ़ी और इनकी लगभग 270% बढ़ी है। इतना बड़े भेदभाव क्यों? यानी हम 3,500 से 12,000 तक पहुंचे और ये 5,000 से लगा करके उन्हें 68,000 तक पहुंच रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों उन्होंने कहा है। श्रीमान जी आप देख सकते हैं कि जवान की विधवा की फैमिली पेंशन 2006 से 2016 तक क्या अन्याय हुआ है। और ये श्रीमान जी ये पैसा नहीं, हमें पैसा नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। उन्होंने कहा हमें इंसाफ चाहिए, बड़ी बात कही। जैसा उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग के अंदर बड़ी अच्छी बात कही कि जो 7वें वेतन आयोग के अंदर आपने बड़ी चालाकी से फिटमेंट फैक्टर जेसीयू जवानों को 2.57 दे दिया और इनको 2.81 दे दिया। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा उछाल होगा। यानी बेसिक पेंशन में जो अनुपातिक डिफरेंस है परसेंटेज में उनका ज्यादा जा रहा है क्योंकि इनका पे लेवल बढ़ा है और आपने इनको 2.81 कॉमन फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। चाहे वो जवान है, चाहे पे लेवल 1 से लगाकर 18 है या आप और बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, लेकिन कॉमन फिटमेंट फैक्टर। यानी इस देश में जिसके पास पैसा है वो पैसा वाला होता रहे, गरीब है वो गरीब होता रहे। आप उसी तर्ज पर काम क्यों कर रहे हो? यानी जिसकी तनख्वाह वैसे ही कम है उसको फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आपने उसका फिटमेंट फैक्टर कम कर दिया और उसकी ज्यादा है उसको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दे रहे हो। ये कहीं दुनिया में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये बात उन्होंने रखी। उन्होंने रखी सर्विस पेंशन की बात। दोस्तों आप सुन के आ जाओगे श्रीमान जी ऐसा क्यों हो रहा है कि हर बार सिर्फ और सिर्फ अफसर की पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि सेना का पूरा काम अफसर चला रहे हैं तो जवानों की भर्ती बंद कर दी चाहिए, सिर्फ अफसर को ही भर्ती करनी चाहिए। श्रीमान जी 6ठे पे कमीशन के बाद सर्विस पेंशन कैसे जवानों के साथ धोखा किया है जरा एक बार इधर देखिए। अफसर की 14,600 थी 2006 में, 14,600 और जवान की थी 4,040। आप समझ सकते हो कितने का डिफरेंस था, 10,000 का। अब आके OROP 3 में 14,600 को 1,12,600 हो गई और 4,000 वाले की 21,000। यानी जो 10,000 का अंतर था वो लगभग 90,000 के अंतर में कन्वर्ट हो गया। उनकी 670% बढ़ोतरी हुई और हमारी 430% बढ़ोतरी होकर 240% का भेदभाव हो गया। क्या ये सही है? यानी बढ़े तो किसी रेशियो, इतना बड़ा रेशियो कि यानी उनकी बढ़ती है तो हमसे चौगुनी हो जाती। पहले 2 गुनी थी, फिर 3 गुनी, फिर 4 गुनी, फिर 6 गुनी। मतलब सारा का सारा पूरा बेनिफिट उनके लिए ही क्यों, ये बात रखी गई। OROP बेनिफिट गिवन ऑल प्रीमेच्योर रिटायरीज जवान। उनका श्रीमान जी जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2022 को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके एक रैंक एक पेंशन को लागू करने के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया है कि कलर सर्विस करके आए जवान
तथा 1 जुलाई 2014 से पहले प्री प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जवानों को ओआरओपी का लाभ मिलेगा। 1 जुलाई 2014 के बाद जो भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आएगा उसको ओआरओपी का लाभ नहीं दिया जाएगा, और ऐसा ही हो रहा है। श्रीमान जी, जवान किसी भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि उनका एग्रीमेंट 15 साल प्लस 2 साल का होता है, जबकि अफसर का एग्रीमेंट 58 ईयर तक होता है। अगर अफसर 58 साल से पहले रिटायरमेंट लेते हैं तो उनको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कहा जाता है। श्रीमान जी, हमारी मांग है कि सभी जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ दिया जाए। हाँ जी दोस्तों, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बिल्कुल ये तर्क संगत है, और आप समझ सकते हो कि आज प्रीमेच्योर जाने वाले परसेंटेज कम हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको कहा कि नहीं जरूर मिलेगी, और फिर उन्होंने बीच में इसको गायब करके 7 नवंबर 2015 को एक पॉलिसी बना देते हैं, और उसमें हमारे जो भाई हैं जो बड़ी मुश्किल घर या किसी की प्रॉब्लम से आते हैं उनको वंचित कर दिया जाता है। अब मेन मुद्दा आते हैं मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस पे धुआंधार उन्होंने कहा है। क्या कहा है श्रीमान जी? हम पहले मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले 2006 में 6वें वेतन आयोग में मिलिट्री सर्विस पे की सिफारिश की गई। उस समय केंद्र सरकार ने मानकर लागू कर दिया। श्रीमान जी, मिलिट्री सर्विस पे यूरोपियन कंट्री में दी जाती है, और जिसको देखकर भारतीय सेना के अफसरों ने मिलिट्री सर्विस पे की मांग की। श्रीमान जी, आज जितने पे कमीशन बनाए गए सब सेना के अफसर को नियुक्त किया गया, उन्होंने अपने हिसाब से एमएसपी बनाई, और उसमें जेएसयू जवानों को 2000 और अफसर बल के जेएसयू जवानों को 1000 रुपए था। ये तो बाद में गवर्नमेंट ने सोचा ये बहुत कम है, उसको 2000 किया गया। और उन्होंने कहा है वहां तो मिलिट्री सर्विस पे जवान और अफसर को हर जगह बराबर दी जाती है, हम यहाँ इतना बड़ा अंतर क्यों डाल रहे हैं? अफसर की मिलिट्री सर्विस पे जो कि उचित नहीं है। उसके बाद केंद्र सरकार ने जवानों की मिलिट्री सर्विस पे को 2000 रुपए किया, अफसर की 6000 किया। अगर सवाल उठता है कि पे कमीशन में बैठे सेना के अफसर दूसरे देशों में मिलने वाली फैसिलिटी चाहिए तो सिर्फ अफसर के लिए ही क्यों? उन्हें देश के जवानों को मिलने वाली सुविधाएं क्या दिखाई नहीं देती हैं? बिल्कुल उन्होंने कहा है, और सीधा सीधा कहा है, हम ये नहीं कह रहे कि हमें मिलिट्री सर्विस पे 15,500 दी जाए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बराबर कर दो। चाहे 5,200 उनकी भी कर दो, हमारी भी कर दो, 10,000 हमारी भी कर दो, उनकी भी कर दो, और उन्होंने जो पैसा लिया उनसे वापस ले लो। बराबर चाहिए, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, हमें बराबर चाहिए, क्योंकि हमारी जान को ज्यादा खतरा है, हमारी ज्यादा कैजुअलिटी होती है, हम ज्यादा शहीद हो रहे हैं, हमें ज्यादा एडवेंचर एक्टिविटी में घुसना पड़ता है, यदि आपको पता है। इसलिए आपने ब्रिगेडियर रैंक तक को एमएसपी का लाभ देने की सुविधा बनाई है। तो क्यों ना, कितनी अच्छी बात कही कि बराबर दे दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे उनके बराबर 15,500 दे दो, उनको भी कम करिए, आपको फायदा होगा। हम तो आपके फायदे वाली बात कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि बराबर है। इस बार 8वें पे कमीशन में आप 10,000 करते हो तो सबकी 10,000 कर दो। ये इतनी अच्छी यानी दिल खोल के बात कहिए, ताकि दूसरों के बाल खड़े हो जाएं, कान खड़े हो जाएं कि बात में दम है। और इन बातों को लेकर के यानी ये ज्ञापन बनाया। अगले वीडियो में मैं आपको बाकी और कौन कौन से पॉइंट हैं, चाहे आप सेवादारी को लेकर के कहा हो और कहा है सीधा सीधा को आरोपी का लाभ तो अधिकारी को मिलना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? ऑनरी कमीशन को पैसा मिलना चाहिए, यदि आप ऑनरी देते हो, नहीं मजाक मत करो। तमाम जो और पहलू में आपको दूसरे वीडियो बनाएंगे ताकि आप आराम से उनको समझ सको।